नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य जैन है और आप देख रहे हैं ओनली रैंकर्स। आज के वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर सीरीज का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। चलिए चलते दोस्तों आज के पहले प्रश्न की तरफ। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा दोस्तों कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज का पहला प्रश्न दिया है कि दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। यदि वह जाते समय प्रति घंटा 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो लौटते समय उसकी चाल ज्ञात कीजिए। गौरव है व्यक्ति। गौरव दोस्तों ए से बी तक जाता है, ठीक है ना, ए से बी तक जाता है। जाते समय उसकी जो चाल थी दोस्तों 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और आते समय उसकी चाल मान लीजिए कि कोई चाल वी से आया होगा, और यही वी हमें निकालना है। और इस पूरी यात्रा के दौरान ए से बी तक जाने और बी से ए तक आने में जो उसकी एवरेज स्पीड थी दोस्तों, एवरेज स्पीड वो थी दोस्तों 15 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन दी है दोस्तों और हमसे वी का मान पूछा है। तो इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला होता है, और फार्मूला को आप नोट कर लीजिए। और उसकी एक शर्त ये है कि दूरी समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों? दूरी समान होनी चाहिए। ठीक है, बस ये कंडीशन को फॉलो करें, बस आप इस फार्मूला को पुट कर दीजिए, यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें देखेंगे दोस्तों ए से बी तक जा रहा है और बी से ए तक वापस आ जा रहा है, तो यहाँ पे दूरी क्या है दोस्तों? निश्चित है। तो बस फॉर्मूला ये है, एवरेज स्पीड बराबर 2 गुणित V1 इंटू V2 बटे V1 प्लस V2। ठीक है, बस इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दीजिए। एवरेज स्पीड है दोस्तों 15, ठीक है ना। 2 गुणित V1 का मान है दोस्तों, V1 जो है दोस्तों यहाँ पे जाते समय व्यक्ति की चाल, तो जाते समय 20 है, ठीक है, गुणित V2 निकालना है लौटते समय की चाल, बटे V1 यानी 20 प्लस V2। अब त्रिया गुणा करेंगे दोस्तों, पूरा 20 प्लस V2 उठकर इधर आ जाएगा और इसका हो जाएगा दोस्तों 40 V2। बस इस 15 का गुणा अंदर पूरे ब्रैकेट में कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 300 प्लस 15 V2 बराबर 40 V2। इस 15 V2 को इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 40 माइनस 15 कितना हो जाएगा दोस्तों? 300 बराबर हो जाएगा 25 V2 के। तो V2 का मान निकल आएगा दोस्तों 300 बटे 25, तो V2 बराबर हो जाएगा दोस्तों 12 किलोमीटर प्रति घंटे। 12 किलोमीटर प्रति घंटे यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है, इसको करेक्ट कर सही कर लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक पुरुष और एक महिला की कार्य की कुशलता का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें पुरुष और महिलाओं की एफिशिएंसी का अनुपात बताना है दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा कि वर्क डन इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, ठीक है ना। लेकिन यदि पे यहाँ पे दोस्तों जो लोग काम करने वाले जो लोग हैं, यदि उनकी एफिशिएंसी समान हो तो जितने लोग काम करेंगे दोस्तों उनका भी गुणा हो जाता है। मान लीजिए कि एक समान एफिशिएंसी से दोस्तों n लोग काम करते हैं तो n का गुणा हो जाएगा इस पूरे फॉर्मूले में, तो नया फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा दोस्तों ये। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे ये जो है महिलाओं के द्वारा जो किया गया कार्य है, महिलाओं के द्वारा किया गया कार्य बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा पुरुषों के द्वारा किया गया कार्य के, ठीक है ना, पुरुषों के द्वारा किया गया कार्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे महिलाओं के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 महिलाएं हैं, एफिशिएंसी हमको नहीं पता तो हम लिख लेते हैं एफिशिएंसी ऑफ एम यानी कि महिला, इनटू टाइम दोस्तों 15 दिन में पूरा कर रहे हैं तो 15 का गुणा कर दो। यहाँ पे 16 पुरुष हैं दोस्तों, ठीक है ना, और एफिशिएंसी हमको इसकी नहीं पता तो हमने इसको लिख लिया एफिशिएंसी ऑफ पी, ई पी, ठीक है, पी यानी पुरुष, और इंटू 15 दिन में पूरा कर रहे हैं। बस यहाँ पे आप ई पी अपॉन ई एम निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो ई पी अपॉन ई एम यानी ई पी को यहीं रखना है और ई एम को नीचे लाना है, तो ये जो बाकी संख्याएं हैं वो ऊपर ही रहेंगी। 20 गुणित 15 और ये जो 16 और इंटू 15 ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। 16 इंटू 15, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा दोस्तों 20 बटे 16, 4 पंचे 20 और 4 चौको 16, यानी कि आंसर आ गया दोस्तों 5:4, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 42 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है दोस्तों। फॉर्मूला ये है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर प्लस 2x
प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के बस जिसका मान हमें पता है उसका वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान पूरा मान कितना है दोस्तों 11, तो 11 का स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान हमें निकालना है, तो इसको एज इट इज़ लिख लीजिए, ठीक है ना। और इसका मान कितना है दोस्तों 2, इसका पूरा मान क्वेश्चन में दिया 2 गुणित 42 हो जाएगा बस। तो यहाँ से निकाल लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा 11 का स्क्वायर मतलब 121, और ये इस तरफ उठ के आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 42 दूनी 84 माइनस हो जाएगा, तो 121 में से 84 गया तो बचेगा दोस्तों 37। तो यहाँ से मान निकल आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान निकल आया 37, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण ए का मान 40 है, कोण बी का मान 70 डिग्री है, तो बाह्य कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये ट्राइंगल है, ठीक है ना, ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में दोस्तों ये कोण ए है, ठीक है ना, कोण ए है ये कोण बी है और ये कोण सी है, ठीक है ना। आप इसको याद रखिए दोस्तों, एक कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। आने वाले प्रश्नों में इन पर इसका यूज़ होगा, ठीक है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि एक सरल रेखा है, मान लीजिए एक सरल रेखा है, ये सरल रेखा है, ठीक है ना। इस सरल रेखा के बीच का जो कोण होता है दोस्तों, उसका जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो मुझे एक बात बताइए दोस्तों कि यदि मैं इसको इस लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना, इस लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूँ तो आपको एक सरल रेखा मिलेगी। जब एक सरल रेखा मिलेगी तो इस पूरे सरल रेखा का दोस्तों आप बताइए, इस पूरे सरल रेखा का जो कोण होगा कितना होगा दोस्तों? वो 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। लेकिन 40 डिग्री जो अंदर का बना है दोस्तों, एक कोण ए जिसको कवर कर रहा है, वो इस बाह्य कोण में शामिल नहीं होगा, क्योंकि बाह्य कोण तो सिर्फ ये है ना, ये बाहर वाला है ना। तो 180 में वो जो अंदर का 40 डिग्री है जो ए बना रहा है, उसको हम 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 40 डिग्री को, तो हमारे पास जो बाहर का जो कोण है वो निकल आएगा दोस्तों। तो 180 डिग्री में से 40 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 140 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है कि श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की और 5 वर्ष बाद उसकी औसत आयु 33 वर्ष होगी, तो लड़की की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, मैंने इसके पहले जो पार्ट 1 वीडियो आई जिसमें बताया था कि कि लोगों के जो आयु का जो अंतर होता है दोस्तों, आयु का जो अंतर होता है वो कभी भी नहीं बदलता, यानी कि आयु का अंतर जो होता है हमेशा समान होता है, ठीक है ना, समान होता है, ठीक है। अब बताइए दोस्तों 5 वर्ष बाद जो इनकी आयु है दोस्तों, औसत आयु कितना है? 33 है। तो मुझे एक बात बताइए कि इन दोनों के बीच का जो टोटल आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? 33 गुणित 2 हो जाएगी, यानी कि 5 वर्ष बाद इनकी कुल आयु दोस्तों दोनों की, यानी कि श्रीनिवास और उनकी पत्नी का कितना दोस्तों? श्रीनिवास और उनकी जो पत्नी है, ठीक है ना, जिनसे इनने शादी की थी, पत्नी है, तो इनके बीच की जो आयु है दोस्तों, इनका जो सम है यानी योग है वो 66 है। ये 5 वर्ष पहले की बात है। तो 66 जो है दोस्तों, तो यदि इसकी वर्तमान की बात करें तो 5 वर्ष पहले है, 5 वर्ष बाद 66 है, तो 5 वर्ष पहले मतलब इसमें जो 5 वर्ष कितना कम होगा दोस्तों? श्रीनिवास में 5 वर्ष कम होगा, पत्नी में भी 5 वर्ष कम होगा, ठीक है ना। यानी कि ये क्योंकि ये योग है ना, योग है, तो 5 वर्ष बाद की बात है, तो 5 वर्ष इससे कम होगा, वर्तमान में जाना है तो 5 वर्ष इनसे पत्नी से इनकी कम होगा। तो यानी कि टोटल जो है दोस्तों वर्तमान में इनकी जो आयु का योग हो जाएगा वो 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा वर्तमान में। ये कब की बात है दोस्तों? ये वर्तमान की बात है। तो एक बात बताओ दोस्तों, इस 56 को ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि इनके बीच जो डिफरेंस कितना है दोस्तों? 4 वर्ष का आना चाहिए, क्योंकि इनके बीच का जो अंतर है वो 4 वर्ष है। तो सबसे पहले इसको तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि इसमें 2 का भाग करो दोस्तों। 2 का भाग करेंगे तो आपके पास क्या आ गया? 28 आ गया। बस आपको ये 28 आ गया। 28 में से आपको अंतर कितना करना है दोस्तों? 4 करना है। तो 4 का अंतर, तो 4 का भी आधा कितना होता है? 2 होता है, ठीक है ना। 4 का भी आधा कितना होता है? 2 होता है। तो बस इसमें से 28 में से क्या करना है? 28 में से जब -2 करेंगे तो आपको क्या निकल आएगा दोस्तों? 26 आ जाएगा। और इस -28 में +2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 30। तो जो ये 26 होगा दोस्तों, ये उनकी पत्नी की एज होगी, ठीक है ना, पत्नी की एज होगी। और ये जो 30 वर्ष आया है ये श्रीनिवास की एज होगी वर्तमान की। तो बस उनकी पत्नी की एज पूछा, यानी कि 26 इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है कि यदि 2 संख्याओं का योग 430 है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 43 है, 2 संख्याएं हैं, उनका योग 430 है और उनका महत्तम समापवर्तक 43 है, तो उनमें से तो निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म
है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों कि यदि किसी संख्या का मैंने पहले की वीडियो में बताया है, यदि किसी संख्या का HCF यदि कुछ होता है, मान लीजिए कोई संख्या है, उसका HCF मान लीजिए 43 है, तो वह संख्या जो होगी दोस्तों 43 से पूर्णतः डिविजिबल होगी, यानी 43 से पूर्णतः भाग चला जाएगा। तो इस प्रश्न में देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये देखना कि 43 से कौन सी संख्या भाग नहीं जा रही, वही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों 43 जो है 43 में कौन सी संख्या नहीं जा रही, आपको सबसे पहले ये देखिए दोस्तों। 43 से देखिए 215 चली जाएगी। 43 को जब 43 का 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 215 ही आता है, यानी कि ये संख्या चली जाएगी, ठीक है ना। 86 चली जाएगी, 43 दूनी 86 और 344 चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, 8 बार में चला जाएगा। 43 गुणित 8 जो होता है वो 344 होता है, ये भी चला जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा 129 की बात करें दोस्तों तो 29 भी चला जाएगा 3 बार में, और 301 भी चला जाएगा दोस्तों 7 बार में, है ना। 43 का 7 में करेंगे तो 7 बार 301 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन बी की बात करें दोस्तों, ऑप्शन बी पूर्णतः नहीं जाएगा ना, 172 जाएगा, ठीक है ना। 172 नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्तों 43 का गुणापन करेंगे दोस्तों 4 बार में तो 172 तो चला जाएगा, 4 दिया 12 की 2 हाथ की 1, 4 चौको 172 चला जाएगा। लेकिन दोस्तों 258 देखते हैं, 258 भी चला जाएगा, 258 भी चला जाएगा। क्या चला जाएगा दोस्तों, 258 भी चला जाएगा। तो इसमें जो है दोस्तों, लेकिन एक चीज़ आपको नोट करना है दोस्तों कि इसमें HCF 43 बताना है, तो जो 215 है दोस्तों, 215 जो संख्या है 215, इनके बीच का जो डिफरेंस है दोस्तों 0 है, ठीक है ना। तो इनका जो HCF होगा दोस्तों, इनका HCF जो होगा वो 215 ही होगा, यानी कि इनका HCF 43 नहीं होगा, इनका HCF क्या होगा दोस्तों, 215 होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि 215 का ये दो संख्याएं हैं, इनका HCF भी 215 ही होगा। लेकिन जो बाकी संख्याएं दोस्तों, इनका जो HCF है वो 43 होगा, ठीक है ना। होपफुली आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है कि 4 संख्याएं दी हैं कि इसका अनुपात बताना है, समानुपात 4 संख्याएं हैं इनका, तो इसमें जो x का मान बताना है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये देखिए, समानुपात के लिए सबसे अच्छा होता है कि ये जो संख्या है ये इससे ये कितने गुना है, 3 गुना है। तो ये जो इससे ये जो x होगी दोस्तों, ये भी इससे कितनी होगी, 3 गुना होगी। तो 39 का जो 3 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, 117। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। लेकिन इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, आपको सॉल्व करने का, कि आप इनको बटे में लिखते जाइए। 6/18 बराबर जो होगा 39/x का, ठीक है ना। इसको तिर्यक गुणा करके सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से आ जाएगा 6 × x बराबर 18 गुणित 39, ठीक है ना। तो x का मान हो जाएगा दोस्तों 18 गुणित 39/6, 6 कम 6, 6 × 18, तो निकल के आ गया दोस्तों 3 गुणित 39, तो इधर से भी आ गया दोस्तों 117। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोनों मेथड मैंने आपको बता दी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी संख्या के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक से 1 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे छोटे अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक बात बताइए, इसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें बोला है कि प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या है, आप बताइए सबसे बड़ी संख्या जो है वो है दोस्तों 6, लेकिन सम संख्या हो जाएगी। विषम संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों, विषम संख्या में सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों 5 है, ठीक है ना। इसमें यदि हम 3 जोड़ेंगे दोस्तों तो नई संख्या बन के आएगी 8। यदि मैं सम संख्या की बात करूं दोस्तों, सम संख्या की बात करूं तो सम संख्या जो है सबसे छोटी दोस्तों वो है 2, ठीक है ना। 2 में से मैं 1 को घटाऊंगा तो हमारे पास निकल कर आएगा दोस्तों 1। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है दोस्तों वो 7 का है। कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 7 का डिफरेंस है। हमसे यही पूछा है कि जो सबसे बड़ी संख्या है और जो सबसे छोटी अंक है, सबसे बड़ा अंक है और जो सबसे छोटा अंक है, उनके बीच का जो अंतर है वो कितना है। तो यहाँ उनका अंतर है दोस्तों 7। तो उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर
और 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सकता है। तो दोस्तों एक बात बताइए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, ठीक है ना। तो मैं इसको कन्वर्ट करूँगा दोस्तों, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करूँगा 5 गुणित 100, ठीक है ना, प्लस 25 सेंटीमीटर, तो टोटल आ गया दोस्तों 525 सेंटीमीटर। दूसरी लंबाई है दोस्तों 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, तो इसी तरह 7 गुणित 100 प्लस 35, तो यहाँ से निकल कर आ गया दोस्तों 735 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तीसरी संख्या है दोस्तों 4 मीटर 90 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 4 गुणित 100 प्लस 90, तो यहाँ से निकल के आ गया दोस्तों 490 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के यहाँ पे दोस्तों हमें SCF निकालना है, कि जिससे SCF निकालना है 525 सेंटीमीटर और 735 सेंटीमीटर और 490 सेंटीमीटर का हमें क्या निकालना है दोस्तों, SCF निकालना है ना। वह अधिकतम संभव लंबाई याद कीजिए जिसका उपयोग करके हम इन लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सके। तो दोस्तों 525 को आप डिवाइड करेंगे, क्या बोलते हैं, इसको तोड़ेंगे तो ये जाएगा दोस्तों 5 × 21, ठीक है ना। ये टूटेगा दोस्तों, ये टूटेगा 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7 और 105 बार में चला जाएगा, ठीक है। और ये जो है दोस्तों ये जाएगा 7 सतैया 49 इंटू 7 सतैया 49, तो यहाँ से आ जाएगा 70 को ये लिख सकते हैं, ठीक है ना, 10 इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आ गया दोस्तों 5, यहाँ से आ गया 5, यहाँ से आ गया दोस्तों 21, एक सेकेंड वेट दोस्तों, बहुत अच्छा बता रहा हूँ, ठीक है। SCF निकालना है, तो यहाँ दोस्तों 105 को अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इस 105 को लिख सकते हैं 21 गुणित 5, ठीक है ना। और इस 10 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 गुणित 5। तो आप देखेंगे दोस्तों कि सबसे पहले कॉमन जो मिल रहा है आपको ये और ये, ठीक है ना, और ये इस 21 को लिख सकते हैं दोस्तों 7 गुणित 3। अब यहाँ देखिए 525 को अपन ने क्या लिख लिया दोस्तों, 5 गुणित 7 गुणित 3, ठीक है ना। और यहाँ पे आपने लिख लिया 735 को कितना लिख लिया, 735 को लिख लिया दोस्तों 7 का स्क्वायर, ठीक है ना, गुणित 3 और गुणित 5, ठीक है। और तीसरी संख्या क्या थी दोस्तों, 490 को आपने लिख लिया 7 का स्क्वायर गुणित 2 गुणित 5। आप ये देखिए दोस्तों इनमें कॉमन क्या है, पहला कॉमन है दोस्तों ये 5 तीनों में है, इस 5 को लिख लिया। इसके अलावा दोस्तों 7 कॉमन है एटलीस्ट सब में, तो ये 7 लिख लिया। बाकी इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है दोस्तों, तो इन 5 7 35 हो जाएगा, ये हमारा SCF हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन बी 35 सेंटीमीटर इज़ द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये लास्ट प्रश्न था दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि आपको ये सभी प्रश्न समझ आ गए होंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।